गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम आपकी संस्कृत कॉमेडी में आपका नवा पाठ क्रियापद परिचय, आपका नवा पाठ क्रियापद के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिया क्या है। क्रिया के बारे में परिचय यानी क्रिया के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्रिया क्या है। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, यानी कि वे शब्द जिन शब्दों से हमें ये पता चले किसी काम के करने या होने के बारे में पता चलता है कि हमने ये काम हो गया या इसको आगे करेंगे या ये हो रहा है, जिन शब्दों से हमें इसके बारे में पता चलता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। जैसे पढ़ना, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, तो कौन सी क्रिया हो रही है? पढ़ाने की क्रिया हो रही है। तो ये क्या है? ये क्रिया चल रही है, यानी वर्तमान समय में आपको पता ही है कि कितने काल कितने होते हैं? 3 होते हैं, यानी समय काल या समय 3 होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल बीता हुआ काल, वर्तमान काल जो चल रहा है और भविष्य यानी आने वाला समय। तो वैसे ही क्रिया जो क्रिया होती है उससे क्या पता चलता है? किसी काम के करने या होने का पता चलता है कि कोई काम हो रहा है या हो चुका है। तो ये किससे हमें शब्दों के रूप से पता चलता है कि ये कोई काम हो रहा है या होगा। तो जिन शब्दों से किसी के काम के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया क्या है? हम हिंदी में तो क्रिया को बोलते हैं पढ़ना, खेलना, हंसना, गाना, रोना, चलना, फिरना, बैठना, उठना। ये सब क्या है? क्रियाएं। लेकिन इन्हीं को अगर हम संस्कृत भाषा में बोलते हैं तो संस्कृत भाषा में क्या होते हैं? ये क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। क्यों परिवर्तित होते हैं? क्योंकि संस्कृत क्या है? अलग भाषा है और हिंदी क्या है? अलग भाषा है। इसलिए संस्कृत में मूल शब्द एक ही रहता है। जैसे हिंदी भाषा में मूल शब्द एक ही है। हमारे पास शब्द केवल पढ़ होता है और इसमें हम क्या लगाते हैं? प्रत्यय लगाते हैं। प्रत्यय लगाते हैं। तो ये इसमें प्रत्यय लगा के ना प्रत्यय लगा दिया तो पढ़ना, एगा प्रत्यय लगा दिया तो पढ़ेगा, पढ़ूंगा, पढ़ रहा है। तो इसमें हम क्या लगा देते हैं? पढ़ मूल शब्द होता है और इसमें हम प्रत्यय लगाकर या उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय क्या लगते हैं? आगे लगते हैं और उपसर्ग हमेशा कहाँ लगते हैं? शब्द के पहले लगते हैं। ये बात प्रत्यय बाद में लगते हैं और उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। मूल शब्द के पहले जो लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। मूल शब्द के बाद में जो लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो शब्द तो हमारे पास पढ़ होता है। इस पढ़ का मतलब क्या होता है? पठ। संस्कृत में जो इस पढ़ का मतलब होता है, इसका मतलब होता है पठ। और इसी पठ से क्या बनते हैं? हमारे क्रिया बनती है, चाहे वो वर्तमान काल की हो, चाहे भूतकाल की हो, चाहे भविष्य काल की हो। तो संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? जिस तरह हिंदी में क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है, वैसे ही संस्कृत में जो उसका मूल रूप होता है उसे कहते हैं धातु। धातु मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जब मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं? हमारे 3 वचन होते हैं और 3 ही पुरुष में होते हैं। तो हमने पठ धातु के रूप पढ़े थे कि एक वचन में कैसा होगा, द्विवचन में कैसा होगा और बहुवचन में कैसा होगा। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। या प्रथम पुरुष में हमारी क्या क्रिया होगी, मध्यम पुरुष में हमारी क्या क्रिया होगी और उत्तम पुरुष में हमारी क्या क्रिया होगी। तो हमारी जो क्रिया का मूल रूप होता है वो क्या होता है? धातु होता है। जैसे पठ का मतलब पढ़ना, गम का मतलब जाना, हंस का मतलब हंसना, क्रीड का मतलब खेलना और खेलति खेल का मतलब भी खेलना, भवती का मतलब होता है होना, अस्ति मीन्स है, संति मीन्स है। तो ये हमारी क्या है? क्रियाएं। इसके अलावा हमारी बहुत सारी क्रियाएं। लिख का मतलब होता है लिखना, धाव का मतलब होता है दौड़ना। तो ये हमारी क्या है? जो ये क्रियाएं हैं, जो ये धातु हैं, इन्हीं से क्या बने हुए हैं? हमारे धातु के रूप बने हुए हैं। जैसे हम हिंदी में बोलेंगे पढ़ना, पढ़ेगा, पढ़ रहा है, पढ़ चुका है, पढ़ लिया। तो वैसे ही संस्कृत में भी क्या होता है? उस धातु के क्या चलते हैं? रूप चलते हैं।
यानी मूल धातु तो क्या होती है, एक ही होती है। उसमें हम क्या कर देते हैं, जैसे इस धातु में हमने पठ धातु में अगर हम क्या जोड़ते हैं, अति शब्द को जोड़ते हैं। इस धातु में हम क्या करते हैं, अगर अति शब्द को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा पठति। क्या हो जाएगा, पठति। गम में भी अगर अति को जोड़ें तो गमति। ठीक है, गम के रूप कैसे चलते हैं, गच्छ से चलते हैं। गम, आप ये मत सोचना कि गमति गमता और गमति हो जाएगा, नहीं। गम के रूप जो चलते हैं वो कैसे चलते हैं, गच्छ धातु से चलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, गच्छति। मूल रूप क्या है हमारी धातु का, गम, लेकिन जो इसके रूप चलते हैं वो गच्छ से चलते हैं। और इस गच्छ का मतलब भी जाना होता है और इस गम का मतलब भी जाना होता है। ठीक है, तो मूल रूप है गम। अगर हम इसमें ती जोड़ देंगे तो गमति होगा, लेकिन ये क्या होगा, हमारी संस्कृति की दृष्टि से, संस्कृत भाषा की दृष्टि से क्या होगा, गलत होगा। इसका क्योंकि इसका रूप कैसे चलता है, गच्छ से चलता है, तो ये हो जाएगा गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे क्या जो हमारी क्रिया होती है, संस्कृत में क्रिया पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि चाहे स्त्रीलिंग है, चाहे पुल्लिंग है, चाहे नपुंसक लिंग है, तीनों लिंगों में हमारी जो क्रिया होती है, जो वो क्या होती है, समान होती है। हमने बोला बालको पठति, यानी बालक पढ़ता है तो बालिका भी पठति होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में तो क्या होता है, जाता है, लड़का क्या हो जाएगा, जाता है, लड़की क्या होगी, जाती है। लेकिन संस्कृत भाषा में जो हमारी क्रिया होती है वो एक जैसी रहती है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो। ठीक है, मैंने कहा मतलब मेरा ये है, बालक गिरता है, मैंने बोला बालक गिरता है तो बालको पतति। लेकिन मैं क्या बोलूं, लड़की गिरती है तो बालिका पतति। मैं बोलूं फल गिरता है तब भी क्या होगा, फलम पतति। केवल उसका जो पहला शब्द है हम उसके शब्द से पता करेंगे कि लड़का है तो बालक, लड़की है तो बालिका, और नपुंसक लिंग है तो फलम। तो इससे क्या होगा, हमारी क्रिया होती है, ये क्या होती है, तो तीनों लिंगों में हमारी क्रिया क्या होती है, सम्मान होती है। यानी कि लिंग पर क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि हमारी हिंदी भाषा में लिंग का क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। लड़के के लिए होता है जाता है, लड़की के लिए होता है जाती है। संस्कृत में क्रिया के रूप वचन के अनुसार बनते हैं। संस्कृत में जो क्रिया के रूप होते हैं वो वचन के अनुसार बनते हैं, यानी एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की ही क्रिया होगी। यानी जब कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन की होगी, कर्ता द्विवचन का होगा तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, और कर्ता बहुवचन का होगा तो हमारी क्रिया भी क्या होगी, बहुवचन की होगी। यानी कि अगर एक है बालक, एक बच्चा है तो उसकी क्या होगी, पठति। एक बच्चा पढ़ता है यानी एक पढ़ रहा है तो पठति, दो पढ़ रहे हैं तो पठतो, और बहुत सारे पढ़ रहे हैं, दो से ज्यादा पढ़ रहे हैं तो पठन्ति। यानी कि हमारी जो क्रिया होती है वो वचन के अनुसार चलती है। एक वचन में एक के लिए, द्विवचन में दो के लिए, और बहुवचन में बहुत सारे के लिए। वैसे ही चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे नपुंसक लिंग हो, तीनों लिंगों में ऐसे ही चलती है। तो बालिका है, एक लड़की है तो पठति हो जाएगा, दो बालिकाएं हैं तो पठत हो जाएगा, और दो से ज्यादा हैं तो पठन्ति हो जाएगा। लेकिन वहां अगर फल की बात है कि फल गिरता है, एक गिरेगा तो फल पतति, दो फल गिरेंगे तो फल क्या हो जाएगा, हमारा कर्ता भी चेंज होगा। चाहे एक वचन हो, चाहे वो स्त्रीलिंग में हो, चाहे पुल्लिंग में हो, चाहे नपुंसक लिंग में हो, तीनों लिंगों में क्या होता है, हमारा कर्ता भी क्या होता है, परिवर्तित होता है, और हमारी क्रिया भी परिवर्तित होती है। यानी कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन की होगी, कर्ता द्विवचन का होगा तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, और कर्ता बहुवचन का होगा तो क्रिया भी क्या होगी, बहुवचन की होगी। द्विवचन जैसे एक वचन में है बालको पठति, एक वचन में क्या हो जाएगा, बालको पठति, यानी कि एक बच्चा पढ़ता है। लेकिन वहीं अगर हम द्विवचन की बात करें तो द्विवचन में क्या हो जाएगा, बालको पठति, यानी कि दो पठतो, दो बालक पढ़ते हैं, बालको पठतो। वहीं बहुत सारे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बालका पठतो। वहीं एक लड़की पढ़ रही है तो हम क्या लिखेंगे, बोलेंगे बालिका पठति।
2 लड़कियां पढ़ रही हैं तो हम क्या बोलेंगे, बालिके पठतौ। और 2 से ज्यादा पढ़ रही हैं तो हम क्या बोलेंगे, बालिका पठन्ति। ठीक है। वहीं अगर हम नपुंसक लिंग की बात करें, एक फल गिरता है तो हम क्या बोलेंगे, फलम पतति। 2 फल गिरते हैं तो हम बोलेंगे फले पततौ, फले पततौ। और 2 से ज्यादा गिरते हैं तो हम क्या बोलेंगे, फलानि पतन्ति। तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक बॉल है तो हम क्या बोलेंगे, कंदुकम। 2 हैं कंदुके, और 2 से ज्यादा हैं तो कंदुकानी। वहीं एक फल है तो फलम, 2 फल है तो फले, और 2 से ज्यादा है तो फलानी। तो वैसे ही क्या होता है, हमें हमारी जो क्रिया होती है वो क्या होती है, किसी काम के करने या होने को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। किसी काम का करना या होना हमारे क्या, बिना क्रिया के हमारे क्या होता है, कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। अगर हमारे वाक्य में क्रिया नहीं, मैंने कहा राम, अगर राम खा रहा है, मैंने केवल बोल दिया राम, तो हमारा वाक्य क्या नहीं, राम खा भी रहा है, पढ़ भी रहा है, सो भी कुछ भी। जब तक मैं ये नहीं कहूंगी कि राम खा रहा है, राम पढ़ रहा है, राम सो रहा है, राम गा रहा है, तब तक क्या नहीं होगा, हमारा वाक्य पूरा नहीं होता। यानी कि बिना कर्ता, बिना क्रिया के हमारा क्या नहीं होता, वाक्य पूरा नहीं होता। तो हमारी जो संस्कृत व्याकरण है उसमें क्रिया का क्या है, विशेष महत्व है। जितना महत्व कर्ता का है उतना ही महत्व किसका है, क्रिया का भी है। बिना क्रिया के हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि ये यहाँ पर क्या काम हो रहा है। बिना क्रिया के हम उस काम को पता नहीं कर सकते कि यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, या चल रहा है, या हो चुका है। हम कुछ इसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते हैं। तो क्रिया क्या है, किसी काम के करने और होने के बारे में बता, चाहे वो वर्तमान काल में हो रही हो, चाहे वो भूतकाल में हो रही हो, चाहे वो भविष्य काल में हो, चाहे किसी भी काल में हो रही है। लेकिन क्रिया का, हमें किसी काम के करने का पता किससे चलता है, क्रिया के द्वारा चलता है। और बिना क्रिया के हमारा वाक्य क्या नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। तो थैंक यू क्लास, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।